चलो कल वाले टॉपिक्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 44AA से जो ब्लॉक हम देख रहे थे लास्ट में, आगे के सेक्शन उसी में कंटिन्यू होने वाले हैं। 44AA में अकाउंट्स मेंटेन करना किन के लिए नेसेसरी है, किन के लिए नहीं, उस पर बात हो रही थी। फिर 44AB हमने ऑडिटिंग के रिगार्डिंग देखा, भी ऑडिटिंग करवाना कब नेसेसरी है कब नहीं, तो उसमें 1 करोड़ रुपीज़ के टर्नओवर की बात हो रही थी। और अदरवाइज अगर आपका प्रोफेशन है तो 50 लाख रुपीज़ की ग्रॉस रिसीट में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट 44AD और ADA, ये दो सेक्शंस देखे लास्ट में प्रिजम्पटिव इनकम वाले। प्रिजम्पटिव इनकम का कंसेप्ट ये था कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने और ऑडिटिंग नहीं करवाना है तो उसका एक प्रोविजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो 1 to 2 करोड़ के बीच में जिनकी टर्नओवर या इनकम आ रही है उनके लिए ऑप्शन रहता है कि वो 44AD यूज़ कर सके। 1 करोड़ से नीचे भी टर्नओवर है तो भी आपके पास 44AD अवेलेबल है। प्रिजम्पटिव इनकम में हमने क्या देखा कि जितना भी आपका टर्नओवर था उसका एक परसेंटेज आपकी टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मान लिया जाएगा। बाकी के कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन, 40B वाला कोई बेनिफिट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, वो सब क्लेम करने को नहीं मिलेगा। कितना परसेंटेज हमने प्रिज्यूम किया था वहाँ पे? 8%। और अगर आपने नॉन कैश में पेमेंट एक्सेप्ट किया तो जितना नॉन कैश है उस पर 6%। तो ऐसे आपको 2% उन्होंने बता दिए। 6% वाला रूल पहले नहीं था, पहले नॉर्मली उन्होंने 8% ही बोला था, लेकिन अब वो 6% वाला पॉइंट भी आ गया जस्ट टू प्रमोट द नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वो हमने बात की। फिर इसके बाद 44ADA वाला जो सेक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल्स। 44AD बिजनेस के लिए था, ADA प्रोफेशनल्स के लिए था। वहाँ पे टर्नओवर की लिमिट रखी थी 50 लाख रुपीस। अगर उतनी लिमिट तक का आपका रिसीट है तो फिर आप ADA वाले में प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हैं। अच्छा, प्रिजम्पटिव इनकम में कितनी इनकम अज्यूम की जाएगी आपकी? 50%। जितना भी रिसिप्ट है उसका सीधा 50%। मैंने आपको बोला था बिजनेस वाले केस में ये 6% 8% वाला रेशियो जो है वो कम रहता है। प्रोफेशन वाले केस में इट इज 50%। ठीक है, तो इतना हाई रेशियो क्यों रखा है 50% वाले केस में, मतलब प्रोफेशनल वाले केस में? बिकॉज वहाँ पे मार्जिन उतना रहता है। यूजुअली अगर आप प्रोफेशनल्स की इनकम में देखोगे ना तो मार्जिन उतना रहेगा, बिकॉज डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल कॉस्ट वैसा सब नहीं है, तो वो 50% का रेशियो एक्चुअली में रेलिवेंट है, इसलिए उन्होंने उतना हाई परसेंटेज रखा हुआ है। तो ये दो सेक्शंस देखें। अब प्रिजम्पटिव इनकम की स्कीम वहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है, उसमें और भी एक सेक्शन है, वो भी देख लो। 44AE वाला सेक्शन आ रहा है, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लीजिंग, फ्लाइंग एंड हायरिंग, मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में हम वो कैश वाली लिमिट में बात कर रहे थे। अगर आपको प्रोविजन ध्यान में हो, हमने देखा था कि कैश पेमेंट जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन लीजिंग, फ्लाइंग, हायरिंग या ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो वो लिमिट कितनी हो जाएगी? दैट इज 35,000। तो मैंने आपको बोला भी था कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों को थोड़े प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, बिकॉज वो बिजनेस है भी वैसा, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में उन पर डिपेंड करती है, तो उनको नाराज नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम में भी 44AE स्पेशली ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए सेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसमें क्या एग्जैक्टली स्कीम है वो समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है उसमें लार्ज स्केल पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना उनको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम में। स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल आप बोल सकते हो, उस लेवल पे उन्होंने बेनिफिट दिए हुए हैं। अब इसमें व्हीकल्स का काउंटिंग है, देख लो। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन फॉर एस्टिमेटिंग बिजनेस इनकम फ्रॉम फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज so long as the assessee does not own more than 10 vehicles at any time in the previous year। तो अगर आपके पास अप टू 10 व्हीकल्स हैं आपके बिजनेस में तो आप ये सेक्शन का यूज कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा व्हीकल्स आप ओन कर रहे हो तो फिर आप इस सेक्शन का यूज नहीं कर सकते। ओन करने का दूसरा मतलब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप रेंट पे भी यूज कर रहे हो ना व्हीकल्स, तो भी 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन टोटल मैक्सिमम 10 व्हीकल्स ही अगर आपके पास है तो ये सेक्शन आपके लिए है। तो एक स्केल को फिक्स कर दिया, 10 से ज्यादा व्हीकल्स के थ्रू आप कमा रहे हो, ये सेक्शन से बाहर हो गए, फिर नॉर्मल स्कीम में आपको नॉर्मल अकाउंटिंग करना पड़ेगा। वैसा आगे कैलकुलेशन देख लो। व्हीकल्स को इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया। लोडिंग कैपेसिटी व्हीकल्स की अलग अलग होती है, तो एक हैवी व्हीकल बोला, एक दूसरा अदर देन हैवी व्हीकल बोला। वैसा अब हैवी व्हीकल वाले केस में कैसे कैलकुलेशन होगा, आपकी डीम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी वो समझ लो। इट इज ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और द अनलेडन वेट एज द केस में बी पर मंथ पर व्हीकल। ठीक है, तो एक व्हीकल से आप एक महीने का कितना पैसा कमा रहे हो पर टन 1,000 रुपीज, ये आपकी इनकम डीम कर ली जाएगी। अब इस सिचुएशन में ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलेडन वेट, ये कुछ नए वर्ड्स आ गए यहाँ पे, तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देख लो नीचे एक्सप्लेनेशन में वो चीज समझाई हुई है। हेवी गुड्स व्हीकल्स मीन्स एनी गुड्स कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीडिंग 12,000 kg। ठीक है, तो हैवी व्हीकल किसे बोलते हैं? जिसका ग्रॉस वेट जो है वो 12,000 kg से ज़्यादा है, मतलब 12 टन हो गया इन शॉर्ट। 1 टन इज अप्रोक्सीमेटली 1,000 kg, तो 12,000 kg का मतलब 12 टन की कैपेसिटी हो गई। अब ये ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया।
It means the total weight of the vehicle and the load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle. ठीक है, तो टोटल वेट उस व्हीकल का प्लस उसको कितनी लोड कैपेसिटी अलाउ की गई है, मतलब व्हीकल में लोडिंग कैपेसिटी की लिमिट होती है कि भाई ये व्हीकल है तो इसमें इतने केजीज के गुड्स आप लोड कर सकते हो, इससे ज़्यादा लोडिंग किया तो फिर वो ओवरलोडिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगा, और रोड्स पे हाईवेज पे अगर ऐसे ट्रक्स को रोका जाए तो उनका चालान भी हो सकता है फॉर ओवरलोडिंग पर्पस। और बहुत बार ओवरलोडिंग वो करते ही क्योंकि उसमें फिर कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं कि भाई इतने 1000 किलो अलाउ किया, थोड़ा और उस पर गुड्स लोड कर दो और उसको बांध देंगे अच्छे से, गिरेगा नहीं ये वो, लेकिन वो ओवरलोडिंग की वजह से बहुत बार ट्रक इम्बैलेंस भी हो जाता है और हाईवेज पे अपने देखते हैं कि एक्सीडेंट्स उन वजह से होते हैं। तो थोड़ा सा आप कॉस्ट बचाने जा रहे हो और किसी की लाइफ का रिस्क हो जाए वहाँ पे, वैसा काम होना नहीं चाहिए, तो वो लोग स्ट्रिक्टली इसको चालान करते हैं, ये सिचुएशन रहती है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड द लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड, मतलब व्हीकल का भी वेट और उस पर जो सामान कितना आप लोड कर सकते हो उसका भी वेट, दोनों मिला के जो टोटल हो रहा है उसको ग्रॉस व्हीकल वेट बोला जा रहा है। दूसरा टर्म अनलेडन वेट का मतलब क्या है वो देख लो। The weight of a vehicle or trailer, including all equipments ordinarily used with the vehicle or trailer when working, but excluding the weight of the driver or attendant, and where the alternative parts or bodies are used, the unladen weight of the vehicle means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative body or parts. अब इसमें एक्सटेंशंस या वो चीज़ें होती है ना कि आप उसके अंदर कुछ और पार्ट्स फिक्स कर सकते हो या उसकी लोडिंग कैपेसिटी में कुछ प्लस माइनस कर सकते हो। तो अनलेडन वेट में ऐसा बोल रहे हैं कि आपके व्हीकल में ऑर्डिनरीली जितने भी पार्ट्स जितने भी इक्विपमेंट्स उसके साथ अटैच किए जाते हैं वो सारे आपको इंक्लूड करके फिर उसका वेट जो है वो डिफाइन करना है वैसा। अनलेडन मतलब कि अभी उसमें सामान लोड नहीं किया। ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या बोला था कि व्हीकल का पूरा वेट और उसके अंदर आप जितना सामान लोड कर सकते हो उसका वेट टोटल मिला के क्या हो रहा था, ग्रॉस व्हीकल वेट। अनलेडन का मतलब अभी उसमें कोई गुड्स का लोड होना बाकी है, सिर्फ व्हीकल का वेट कितना हो रहा है वो काउंट किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट एक्सक्लूजन में क्या बोला, एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर और अटेंडेंट। अब ये तो यार छोटी सी बात होगी ना, ड्राइवर का कितना ही वेट होगा, कहाँ आप हैवी व्हीकल की बात कर रहे हो 12,000 किलो, उसमें एक ड्राइवर एक अटेंडेंट का वेट मिला के कितना फर्क पड़ जाएगा, बट ठीक है डेफिनेशन है तो उन्होंने प्रॉपर्ली उसको डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये दो टर्म्स हो गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीम्ड इनकम कितनी है एक व्हीकल से, उसकी लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से एक महीने का आप कितना रुपया कमा सकते हो, 1000 रुपीज पर टन, ये आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। अब हैवी व्हीकल में हमने देखा कि मिनिमम 12,000 kg का तो वेट कैपेसिटी होती है, मतलब 12 टन तो होता ही है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई दो हैवी व्हीकल्स हैं, पूरा साल उसको ओन किया, उससे बिजनेस किया, और हैवी व्हीकल्स की कैपेसिटी है सपोज 15 टन, तो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक व्हीकल से एक महीने का कितना इनकम जनरेट हुआ 1000 रुपये पर टन के हिसाब से। तो अगर 15 टन का उसका ग्रॉस व्हीकल वेट है तो एक व्हीकल से जो इनकम मंथली जनरेट हो रही है वो 15,000 रुपये होगी। आया समझ में? और अगर 12 महीने तक आपने उस व्हीकल को यूज किया तो इंटू 12 हो जाएगा। तो ऐसा कैलकुलेशन आ सकता है, तो एग्जाम्पल में लिख के रखना है तो उसको नोट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। हैवी व्हीकल्स की बात हो रही है, कैपेसिटी अपने 15 टन मान लेते हैं, ये अजम्पशन है। आपको क्वेश्चन में 12 टन तो मिनिमम हो गया तभी हैवी व्हीकल बोलेंगे, तो उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। मैं 15 टन एक बार अज्यूम कर रहा हूँ, इनकम मानी जाएगी 1000 रुपीज पर टन पर मंथ एंड पर व्हीकल, ऐसे कैलकुलेशन हो रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 हैवी व्हीकल है, 3 यूनिट्स, और 15 टन की कैपेसिटी है ईच। अब ऐसी सिचुएशन में हमें डीम्ड इनकम कैलकुलेट करनी हो तो मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक व्हीकल का कैलकुलेट कर लो, 15 टन 1000 रुपये, तो एक महीने का कितना हो गया, 15,000 हो गया, ये मंथली, और पूरे साल का इंटू 12 मंथ्स ये हो गया 1,80,000। और ऐसे आपके पास 3 व्हीकल है तो इंटू 3 हो गया, तो डीम्ड इनकम कितनी हो जाएगी 5,40,000। आया समझ में? ऐसा कुछ कैलकुलेशन एमसीक्यू में आ सकता है, और लास्ट 3-4 पेपर्स में 2-3 बार इस टॉपिक में से एमसीक्यू आया है, पास्ट पेपर्स में मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन वो करवा सकते हैं। तो कितने हैवी व्हीकल है, लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से, या ग्रॉस वेट कितना है उस हिसाब से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में आप ऐसा कुछ लिख के रख सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ डिटेल्स और दे रखी हो तो वो भी कैलकुलेट हो सकती है। जैसे 3 व्हीकल्स की बात की है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से हमारे पास तीनों व्हीकल्स हो। आपने कोई व्हीकल इन बिटवीन द ईयर किसी डेट पे परचेज किया हो
तो उसको भी और बाइफरकेट वो लोग फर्दर कर सकते हैं। तो पर कैलकुलेशन हमें मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। अब ये तो चलो एक अमाउंट आपने गिन लिया, लेकिन ये 3 व्हीकल्स की मैं परचेज डेट अगर अलग अलग बता दूँ तो कैलकुलेशन में और फिर डिटेलिंग आ जाएगी। फर्स्ट व्हीकल जो आपने परचेज किया, मान लेते हैं कि वो 1 अप्रैल से आपके पास ऑलरेडी था, तो पूरे 12 महीने, इसके लिए डेट ले लेते हैं 15 जून, और तीसरा वाला जो है 30 नवंबर, ऐसी कोई डेट्स दे रखी हो। तो इस बेसिस पे हमें फिर नंबर ऑफ मंथ्स भी पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये वाला जो फर्स्ट व्हीकल है उसके तो पूरे 12 महीने काउंट होंगे, जून वाला व्हीकल है उसके कितने महीने काउंट होंगे, 9 या 10 या 9.5। पार्ट ऑफ अ मंथ इज फुल मंथ, वैसे अजम्पशन है यहाँ पे सेक्शन में बोला है। तो अप्रैल और मई तो स्किप हो गया ना, जून तो पूरा काउंट हो जाएगा। तो ये कितने महीने हो गए, 10 मंथ्स हो गए। ये वाला कितने मंथ काउंट होंगे, बोलो। 5 नवंबर काउंट होगा, होगा, वो एक दिन की वजह से भी पूरा मंथ काउंट होगा। तो ये 5 मंथ्स हो गए। अब यहाँ पे फिर कैलकुलेशन डायरेक्टली इतना सिंपल वे में नहीं हो पाएगा, या डिटेलिंग हो जाएगी। 12 महीने का 1000 रुपये पर टन के हिसाब से 15 टन, ये ऐसे कैलकुलेट होगा। ये 10 महीने के हिसाब से होगा, और ये 5 महीने के हिसाब से। तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, पूरे अमाउंट में फ़र्क आ जाएगा। तो ऐसे अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हाँ मंथ तो अपने ले लिए बस, तो ये जो अमाउंट आएंगे तीनों, आप उसको प्लस कर दो, फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसा भी एमसीक्यू में पॉइंट आ सकता है। तो ये कैलकुलेशन जो भी होगा वो अपना आंसर समझ आए। तो डीम्ड इनकम कैसे आपको गिननी है, ये हैवी व्हीकल वाला केस है। अभी अदर व्हीकल्स का बाइफर्केशन बाकी है। 2 ही कैटेगरी है, पहले पुराने प्रोविजंस में ना 3 कैटेगरी थी, हैवी, मीडियम और लाइट व्हीकल। अभी उन्होंने कर दिया हैवी एंड अदर्स, तो 2 ही कैटेगरी है। तो उल्टा वो जो सेक्शन है और कंपेरेटिवली सिंपल हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लो, अगर हैवी व्हीकल्स के अलावा बाकी के व्हीकल्स है जिसमें मीडियम वेट, लाइट वेट सारे आ गए, तो वहाँ पे ना पर टन कैलकुलेशन नहीं किया। अब हैवी व्हीकल्स के अलावा मतलब 12,000 किलो से कम वाली कैपेसिटी, 12 टन से लेस देन हो गया, फिर जितना भी हो, तो उसमें बोला ये 1000 रुपये पर टन वाला कैलकुलेशन मत करो, सिंपल रख लो 7,500 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल। पर टन वाला क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें वो टनेज कैपेसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास मान लो 6 यूनिट्स हैं जो नॉन हैवी व्हीकल है, तो सिंपल अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। एक व्हीकल का 7,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का हो जाएगा 90,000, और ऐसे कितने यूनिट्स है, 6, तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको वो पर टन वाली कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ईजी हो गया। यहाँ पे 1,000 रुपीज़ पर टन पर मंथ पर व्हीकल बोला था, यहाँ पे 7,500 रुपीज़ पर मंथ पर व्हीकल बोला है, पर टन वाली कंडीशन नहीं। एक व्हीकल का 7,500 रुपीज़ इनकम मंथली फिक्स मान ली। अब ये बोल रहे हैं इससे ज़्यादा आप कमा रहे हो और ज़्यादा शो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम कमा रहे हो और ये सेक्शन यूज़ करना है, तो मिनिमम इनकम इतनी अज्यूम करनी पड़ेगी। ये फिक्स हो गया, वही प्रिजम्पटिव इनकम, इतनी इनकम मान ली जाएगी। कल वाले दोनों सेक्शन में वो परसेंटेज में थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको मॉनेटरी अमाउंट दे रखा है, जैसे 1,000 रुपीज़ या 7,500, वैसे बोलो। ग्रॉस व्हीकल वेट वाला पॉइंट याद रखना, हैवी गुड्स कब माने जाएंगे, हैवी गुड्स व्हीकल 12,000 kg, और ये मॉनेटरी नंबर्स ध्यान रखने पड़ेंगे। बस 44 AE में मेनली कैलकुलेशन यही है। अगर आएगा तो इस टाइप का ही कुछ रहेगा, डेट्स होंगी, नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे, टोटल व्हीकल्स 10 से ज़्यादा पूरे साल में कभी भी अगर आपने यूज़ कर लिए इस बिजनेस के लिए, आप इस सेक्शन से बाहर हो गए। ओन्ड व्हीकल्स हो या रेंटेड व्हीकल्स हो, मैटर नहीं करता, वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। वो बात यहाँ हाईलाइट नहीं की है, लेकिन वो कंडीशन आती है। अगर आपने उसको रेंट भी किया हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में व्हीकल्स रेंट पे यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस है लेकिन मैं ट्रक ओन नहीं कर रहा हूँ, रेंट पे कर दूंगा। तो उसमें भी टोटल आप अगर 10 से ज़्यादा व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो फिर इससे बाहर हो गए। बोलो, कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर? 44 AE कंप्लीट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। 44B से लेके 44BBB, ये पूरा टेबल है। ये अगेन प्रिजम्पटिव इनकम या डीम्ड इनकम है। अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसे कुछ 1-2 पॉइंट्स आए थे कहीं पे, मैंने आपको बोला था। और ये इसमें नॉन रेसिडेंट वाले केस में भी हम देख रहे थे, जहाँ प्रीवियस ईयर वाला जो रूल था ना, उसका एक्सेप्शन वाला आंसर हमने देखा था कि भाई प्रीवियस ईयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिस ईयर में पैसा कमाया उसी ईयर में उससे टैक्स ले लेंगे। लेकिन नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस में है, इंडिया वापस नहीं आया तो क्या करेंगे, ये वो कंडीशन होगी। तो देख लो 44B में कौन सा असेसी है, नॉन रेसिडेंट हु इज एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ शिप। तो एक तो नॉन रेसिडेंट और शिपिंग बिजनेस, इंडिया वापस आएगा नहीं, तो उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी 7.5% ऑफ ग्रॉस रिसीट। अगले साल का वेट नहीं करेंगे कब असेसमेंट ईयर आएगा, वो सब के ऊपर नहीं जाएंगे। 44BB है, नॉन रेसिडेंट्स और एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग
services or facilities in connection with or supplying plant and machinery on hire or to be used in prospecting for or extraction or production of mineral oil। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो एंटिटी है, नॉन रेसिडेंट एंटिटी है, इंडिया में माइनिंग सेक्टर में या मिनरल ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन जो होता है उसकी प्लांट एंड मशीनरी ये लोग लेट आउट करते हैं कि भाई हमसे रेंट पे ले लो मशीन और एक्सट्रैक्शन कर लो, उसका किराया दे देना, केपेक्स का खर्चा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो उनकी जो इनकम यहाँ से हो रही है, जो रेंटल इनकम वो चार्ज कर रहे हैं, उस पर डीम्ड 10% प्रिजम्पटिव इनकम मान ली जाएगी। जितना भी उन्होंने रिसीव किया उसका 10% उनकी इनकम है और उस हिसाब से उस पर टीडीएस डिडक्ट करना नेसेसरी है, जो भी रेसिडेंट यहाँ पे उनको पेमेंट करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा पॉइंट 44 BBA, नॉन रेसिडेंट एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। जैसे शिपिंग वाला था वैसे एयरक्राफ्ट हो गया, यहाँ पे 5% प्रिजम्पटिव इनकम। और लास्ट कैटेगरी फॉरेन कंपनी एंगेज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो ये एंटिटी जो है सिविल कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया में कर रही है और टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। टर्न की प्रोजेक्ट्स मतलब जो बहुत लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, और पावर प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट या हाइड्रो जनरेशन का प्लांट या विंड मिल सेटअप या ऐसा कुछ बड़े स्केल पे हो सकता है। तो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम ये कंपनी अगर यहाँ कर रही है तो उनके लिए भी डीम्ड इनकम आएगी एट द रेट 10%। तो एमसीक्यू में डायरेक्ट परसेंटेज पूछते हैं, ये रेट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये पूरा एक ब्लॉक नॉन रेसिडेंट्स वाला हो गया। इसके बाद 44 DB, स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। एक्चुअली में हमने सारे सेक्शन पीछे पढ़ लिए, 32 की बात हो गई थी, 35D पढ़ लिया, 35DD नहीं था, DDA वाला था, ये सब सेक्शन हमने पढ़े। तो जितने भी सेक्शन अपन ने देखे उसमें जो कैलकुलेशन आपको करना है, जैसे डेप्रिसिएशन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वो प्रीडिसेसर और सक्सेसर एंटिटी, तो मैंने आपको बोला डे वाइज गिनना होता है। प्रीडिसेसर ने जितने दिन बिजनेस चलाया उतने दिन का डेप्रिसिएशन वो क्लेम करेगा अपने रिटर्न में, बाकी का सक्सेसर क्लेम करेगा। ये सेम वही कंडीशन, और एमसीक्यू में पॉइंट कैलकुलेशन में आने भी वाला है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ब्लॉक भी कंप्लीट। अब जो पिछले सेक्शंस बचे हैं चैप्टर में वो पैकअप कर लेते हैं। एक पेज नंबर 103 देखना, रिवर्स में चलते हैं। 43CA करके एक सेक्शन है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन जो है आपका कैपिटल गेन से कनेक्टेड है, तो वो आप लिख के रख लो कि ये मैं अभी नहीं करवाने वाला, वो कैपिटल गेन वाले टॉपिक के साथ ही होगा। पीजीबीपी और कैपिटल गेन में बहुत सारे सेक्शंस इंटर रिलेटेड है, तो दूसरा हेड पढ़ने के बाद ही ये कवर अप होंगे इम्प्लाइड। इसके पहले वाला सेक्शन देख लो 41, ये डिस्कस कर लेते हैं, डीम्ड प्रॉफिट। सबसे पहला सबसेक्शन 1, डीम्ड प्रॉफिट का मतलब जो मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, वैसा है। तो कब ऐसा हो रहा है उसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट सिचुएशन में बोला कि आपको कोई रिकवरी हो जाती है कोई अमाउंट की जिसका एक्सपेंस आपको पहले अलाउ कर दिया था। सिंपल सा सिस्टम ये कि प्रीवियस ईयर में किसी भी और ईयर में आपने कोई खर्चे क्लेम कर लिए थे, कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया था, उस पर टैक्स बचा लिया था, वो खर्चा आपने किया भी होगा, हो सकता है वो अमाउंट आपको वापस मिल गया, कुछ रिफंड आ गया या ऐसा कुछ है, या वो एक्सपेंस अब हुआ ही नहीं, पे कर दिया था, पैसे वापस मिल गए। तो जब पे किया था तब टैक्स का एग्जेम्पशन क्लेम किया था, अब जब वो पैसे वापस मिल गए तो खर्चा हुआ ही नहीं ना, तो फिर उस अमाउंट पे वापस टैक्स पे भी तो करना पड़ेगा। उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। एग्जांपल्स में देख लो क्या क्या बोला। ये सेल्स टैक्स रिफंड एक एग्जांपल दिया, तो सेल्स टैक्स रिफंड मतलब ऐसा हो गया जब सेल्स टैक्स भरा था ना तो आपने डिडक्शन क्लेम किया था, अब गवर्नमेंट ने वो टैक्स ही रिफंड कर दिया, तो जब कॉस्ट ही नहीं लगा तो उस पर टैक्स सेविंग क्यों किया, तो तब कर लिया था कोई बात नहीं, अब उस पर टैक्स पे करके वो अकाउंट को सेटल कर दो, ये सिचुएशन। दूसरे पॉइंट में आपका कुछ स्टॉक इन ट्रेड था, फैक्ट्री में कुछ गुड्स पड़े हुए थे, फायर इंश्योरेंस था, एक्चुअली में आग लग गई और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब जब आग लगी, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो जितने रुपए के गुड्स थे वो आपने लॉस क्लेम कर लिया, ठीक है, और उसका टैक्स बेनिफिट ले लिया। बट इन फ्यूचर आपका इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरे पैसे वापस कर दिए। अब आपका कुछ नुकसान हुआ क्या, एक्चुअली में नुकसान तो इंश्योरेंस कंपनी का हुआ, तो वो जो भी पैसा आपको वापस पे बैक कर दिया गया अब वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि पास्ट में आपने वो स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू पे टैक्स डिडक्शन क्लेम किया था एज अ लॉस। अगर आप लॉस क्लेम करते ही नहीं तो अब यहाँ पे जो क्लेम मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता, बट क्योंकि आपने लॉस क्लेम किया था वो जो आपको पैसा रिफंड मिला अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सिस्टम है, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोलो समझ आया, ये क्लियर हुआ? तो ये सबसेक्शन 1 था। फिर सबसेक्शन 2 बैलेंसिंग चार्ज, इस पे अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मैंने वापस कंटेंट रखा नहीं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में है सबसेक्शन 3 सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट। ये बात भी अपनी सेक्शन 35 में हुई है। साइंटिफिक रिसर्च की जो असेट है वो आपको 8 ईयर्स तक उस पर्पस के लिए यूज़ करनी है अगर आपने डिडक्शन लिया है, और अगर आपने उससे पहले उसको दूसरे यूज़ में ले लिया तो फिर वो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो ये वही कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है।
तो ऑलरेडी अपने इस पे बात कर चुके हैं, और कुछ पॉइंट जो इसमें पेंडिंग है वो कैपिटल गेन में डिस्कस होने वाले हैं, तो ये पॉइंट भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 4, रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। सिंपल हो गया, जब बेड डेट पास्ट में क्लेम किए थे, टैक्स बचाया था उस पर, अब अगर उनमें से कोई पैसा वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है, तो ऑब्वियसली उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो मिलना, सॉरी टैक्सेबिलिटी जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि पहले एग्जेम्पशन मिला था। तो बीडीआर क्रिएट किया, बेड डेट क्लेम किया, टैक्स बचाया, अब मान लो बेड डेट की रिकवरी हो गई, तो पैसे वापस आप उस पर टैक्स पे कर दो और बात खत्म करो, वैसा। लास्ट पॉइंट पे आना है इसमें, सबसेक्शन 5, सेट ऑफ लॉसेस ऑफ अ डिफंक्ट बिजनेस अगेंस्ट डीम प्रॉफिट। ये भी अच्छी कंडीशन है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपका जो बिजनेस है, डिफंक्ट का मतलब है कि वो बिजनेस बंद हो चुका है, ठीक है, तो अब वो बिजनेस ऑपरेट हो नहीं रहा, कंटिन्यू हो नहीं रहा। ये हमने बात की थी पहले कि बिजनेस बंद हो गया, उसके बाद इन फ्यूचर 2-4 साल के बाद मान लो कोई बेड डेट रिकवर हुआ है, तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, या कोई इनकम जनरेट हुई तो उसको डीम्ड प्रॉफिट मान सकता है, ये बात हुई थी। अब एक तरफ क्या हो रहा है ना कि आपकी इनकम को या जो भी आपकी बेड डेट रिकवरी हुई है उसको टैक्सेबल माना जा रहा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि बिजनेस बंद हो चुका है, डिफंक्ट कंपनी है। अब इसमें आपकी तरफ से, एसएससी की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आया, आपने बोला कि जब हमारा बिजनेस बंद हुआ था तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो सकता है और कोई लॉसेस हो सकते हैं, वो सेट ऑफ करने रह गए थे, बिकॉज उतनी इनकम ही नहीं थी, तो बिजनेस लॉस में गया इसलिए हमने बंद किया। अब लॉस में गया तो सारे लॉसेस क्लेम ही नहीं हो पाए, ना ही उस पर आपने कोई हमें टैक्स का रिफंड दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तो हमारे लॉसेस सेट ऑफ करने बाकी थे। जब इनकम जनरेट हो गई तो आप टैक्सेबल कर रहे हो, तो जो लॉसेस हमारे क्लेम करने रह गए थे उसका भी तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, समझ आ रही बात। तो ये पॉइंट में उन्होंने अलाउ किया। तो अगर बिजनेस बंद होने के बाद इन फ्यूचर आपकी कोई इनकम जनरेट हो जाती है उस बिजनेस से, या कोई बैड डेट रिकवरी हो जाती है और डिपार्टमेंट उसको टैक्सेबल करना चाहता है, वो कर सकता है। लेकिन जब बिजनेस बंद हुआ था तो लास्ट ईयर में आपके कोई एक्सपेंसेस, कोई लॉसेस, कोई डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना बाकी रह गया था, अनक्लेम्ड रह गया था, तो आप भी टैक्स पे करने से पहले उस जनरेटेड इनकम के सामने उसको सेट ऑफ कर सकते हो, और उसके बाद अगर कोई टैक्सेबिलिटी आएगी तो ही आपको टैक्स भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है, ठीक है। अब ये कोई नंबर्स के साथ अज्यूम कर लेते हैं तो और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी आपका बैड डेट की रिकवरी हुई है या जो इनकम जनरेट हुई है, मान लो कि भाई 2 लाख रुपए आपके रिकवर हुए, डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई ये 2 लाख रुपए पे अब हम टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन जब बिजनेस आपका बंद हुआ था तो जो एक्सपेंसेस का आपका क्लेम सेटल करना बाकी रह गया और नहीं क्लेम कर पाए थे, वो था 3.5 लाख। अब बोलो इस सिचुएशन में कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी आपकी? 2 लाख रुपए जैसे इनकम जनरेट हुई, आप बोलोगे ना 3.5 लाख रुपए तो खर्चा तो जो हम सेट ऑफ ही नहीं कर पाए, वो कर लो इसके सामने, अभी भी हमारा और 1.5 लाख क्लेम करना बनता है, तो ये 2 लाख रुपए पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब ये नंबर्स वाली चीज़ हो गई ना, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि भाई 0.5 लाख हो गया, तो फिर सिचुएशन अलग होगी। 2 लाख के सामने इतना क्लेम कर लो, बाकी के 1.5 लाख के ऊपर जो भी है वो टैक्स पे करके खत्म करो, तो ये नंबर्स के हिसाब से ही काम हो सकता है, बट कंडीशन समझनी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये 5th पॉइंट था। लिखना है आपको कुछ कैलकुलेशन, तो आप देख लेना, अंदर लैंग्वेज में ये चीज़ अपने आप क्लैरिफाई कर दी उन्होंने। 41 वाला जो सेक्शन है आपका इसके साथ कंप्लीट। पेज नंबर 69 पे आना, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का एक पॉइंट बाकी है आगे थियरी में। स्पेक्यूलेशन बिजनेस, ठीक है। अब ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब क्या है, देखो पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं, फिर इनकी लैंग्वेज और एक्सेप्शंस भी देख लेंगे। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि जहाँ पे आप कुछ गैम्बलिंग कर रहे हो एक तरीके से, सर्टेनिटी नहीं। स्पेक्यूलेशन मीन्स अनसर्टन। अब कैसा होता है, जैसे बिजनेस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बिजनेस में स्पेक्यूलेशन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सर्टेनिटी की तरफ जा रही है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ, आपके और मेरे बीच में पहले से डिसाइडेड है। मैं उसके बदले जो फीस चार्ज कर रहा हूँ, वो कितनी चार्ज कर रहा हूँ, कितने ड्यूरेशन के लिए चार्ज कर रहा हूँ, वो सर्टन है। तो यहाँ पे कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है कि भाई आगे क्या होगा पता नहीं, पहले से हर चीज़ डिसाइडेड है और उसी लाइन पे वो चल रही है।
बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें भी वही चीज़ होती है। एक मैन्युफैक्चरर अगर ऑर्डर ले रहा है, गुड्स बना के दे रहा है, तो उसको मालूम है कि भाई इतने रुपए का, इतने गुड्स का मैंने ऑर्डर लिया है और इतना पेमेंट आने वाला है। ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ होने वाली है कि इतने का सामान बेचा, इतने पैसे आने वाले हैं, इतना सामने पेमेंट करना है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा या नेट प्रॉफिट होगा, अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया होता है। तो वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी या स्पेक्यूलेशन नहीं है कि पता नहीं इसका आगे क्या होगा, कितने पैसे आएंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा होता नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर बेड डेट हो गया, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, बट बेड डेट का रेशियो कितना होगा, 5%, 10%, 15%? ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा पेमेंट ही अनसर्टन होगा। तो जहाँ पे हम इस तरीके से सर्टेनिटी से या कैलकुलेशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो हर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर पे एप्लीकेबल है, उसको हम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं बोलते। लेकिन बाकी के जो ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी मार्केट का एग्जांपल ले लो ना, इक्विटी और ये सब मार्केट में, यहाँ पे कोई श्योरिटी होती है क्या कि स्टॉक मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो इतना हो ही जाएगा? कोई गारंटीड रिटर्न है? कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन है? नहीं। कुछ भी हो सकता है। आपने जितना सोचा उससे 4 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है, और आपने सोचा भी नहीं था कि लॉस हो जाएगा, और मेजर लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस माना जाता है, रिस्की बिजनेस माना जाता है वैसा। तो इसकी डेफिनेशन ही यहाँ पे दी हुई है। स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब है वो आपको एक्सप्लेन किया, देख लेते हैं। The term speculation has not been exhaustively defined in the Income Tax Act, but it normally denotes the meaning commonly assigned to it in the commercial parlance. However, Section 43, subsection 5 defines the expression speculative transaction as a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity, including stocks and shares, is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or the transfer of commodity or the scrip. तो ये आपका डेरिवेटिव मार्केट वाला पॉइंट हो गया, फ्यूचर, ऑप्शंस और वो सब जो अपने बात करते हैं ना, उस टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव में आ सकते हैं। वेयर अ कंपनी अदर देन बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी डील्स इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। आप दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, तो आपको क्या पता उसका क्या होने वाला है? कोई सर्टेन इनकम तो है नहीं कि इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इतना रिटर्न जनरेट होने वाला है, तो स्पेक्यूलेटिव में आएगा। However, the following forms of transaction have been specifically excluded from the scope of speculative transaction. तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, इनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब ये कि आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के लगेगा कि स्पेक्यूलेटिव ही तो है, लेकिन एक्ट या सेक्शन इसको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं करता है, तो हमें वैसे ही याद रखना पड़ेगा। देख लो एक्सक्लूजन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, ये थोड़े बहुत आपने फाइनेंस में कहीं पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड ही है। फर्स्ट, contract in respect of raw material or merchandise entered into by a person in the course of his manufacturing or merchant business to guard against loss through future price fluctuation in respect of his contract for actual delivery of goods manufactured by him or merchandise sold by him. ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स है। जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज रॉ मटेरियल का प्राइस अगर फ्लक्चुएट हुआ तो आपका पूरा बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी उससे। एमआरपी आपने फिक्स रखा है, वो आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत प्लस है, कभी बहुत माइनस है, तो वो अनसर्टेनिटी से ना बिजनेस एंटिटीज डरती है। उनको वो स्पेक्यूलेशन में नहीं खेलना है कि चलो सस्ता हो गया तो फायदा भी तो हो सकता है, महंगा हो गया तो नुकसान कितना होगा, बिजनेस एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में उसका क्या रिएक्शन आएगा, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंपनीज क्या करती है, रॉ मटेरियल के परचेज के लिए पहले से सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई हमें इन फ्यूचर इतने टाइम तक इतना गुड्स चाहिए और इतने रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप गुड्स सप्लाई करते जाओगे, पेमेंट वैसे वैसे आता जाएगा, लेकिन रेट रिवाइज नहीं होगा। अगर सप्लायर को लगता है कि उसके लिए डील ठीक है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नाउ दिस इज नॉट स्पेक्यूलेशन, ये तो उल्टा हम स्पेक्यूलेशन को कम कर रहे हैं और सर्टन कर रहे हैं कि भाई इतने रेट पे गुड्स खरीदना है ताकि बाद में मेरा कॉस्टिंग खराब ना हो जाए। तो ये चीज़ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हो सकती है, ये मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल वाले केस में भी हो सकती है। अभी लास्ट 2 साल से जब से यूक्रेन रशिया वाला मैटर चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है, जो कंपनीज के लिए क्रूड ऑयल मेजर कंपोनेंट है रॉ मटेरियल का, उन सबको ये फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो ऐसे अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। पेंट इंडस्ट्री का आप एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि पेंट्स के लिए जो बेस होता है वो क्रूड ऑयल का ही कंपोनेंट है, जिसको वो लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो जितने प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए ना स्टॉक मार्केट में, पेंट इंडस्ट्री वाली सारी कंपनीज ने बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से झेला, और उनके स्टॉक प्राइसेस भी डाउन हुए बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन और अनसर्टेनिटी। वैसे तो ये फर्स्ट एक्सक्लूजन है। दूसरा, a contract in respect of stocks and shares entered into by a dealer or investor therein to guard against loss in his holding of stocks and shares through price fluctuation। ये हेजिंग वाली बात होगी, हेजिंग ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं है। आपने ऑलरेडी कुछ ट्रांजैक्शंस एंटर कर रखे हैं, आप उसके ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करके अपने आप को सिक्योर कर रहे हो कि एक जगह नुकसान हुआ दूसरी जगह फायदा कर लेंगे, सेटल हो जाए, दैट इज ओके। वो स्पेक्यूलेशन नहीं है, वो तो आप सेफ गार्ड कर रहे हो अपने आप को। स्पेक्यूलेट तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको स्पेक्यूलेशन नहीं मानेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में भी कुछ ऐसे ही आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे भी आपने फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट सर्टन है कि आपको फुलफिल करना ही है। तो इसमें ऐसा है कि हम इतने रेट पे ये फ्यूचर में इतनी क्वांटिटी बेचेंगे या खरीदेंगे, फिक्स कर रखा है। तो इन फ्यूचर जो भी है वो ट्रांजेक्शन तो ऑनर करना ही पड़ेगा। और ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी या सेफ गार्ड करने के इंटेंशन से समवॉट लाइक हेजिंग हो गया, तो वो सिचुएशन को यहाँ एक्सक्लूजन में रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट में सिर्फ एलिजिबल ट्रांजेक्शन करके छोड़ दिया है, वो डेरिवेटिव्स के मार्केट से कुछ रिलेटेड है, बट डिटेल में नहीं बोला तो अपने नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट का रेफरेंस जाने देते हैं उसको। लास्ट में एन एलिजिबल ट्रांजेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैरिड आउट इन रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन एंड चार्जेबल टू कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये शेयर्स की बात नहीं हो रही है, कमोडिटी मार्केट की बात हो रही है जहाँ गुड्स के बेसिस पे ट्रेडिंग होता है। कमोडिटी मार्केट में वीट है, शुगर केन है, राइस है, ये सब कमोडिटी के ऊपर ट्रेडिंग होती है। ये फ्यूचर में इसका प्राइस अगर बढ़ने वाला है, आप अभी से परचेज ऑर्डर्स प्लेस करके रख सकते हो, गिरने वाला है तो सेलिंग ऑर्डर कर सकते हो, वैसा है। तो कमोडिटी मार्केट में जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं स्पेक्युलेटिव नहीं माने जाते, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट थी स्पेक्युलेशन बिजनेस वाली। बाकी के सारे पॉइंट्स अपने कवर हो गए थे, चार्जिंग सेक्शन एंड एवरीथिंग। तो अभी तक इस चैप्टर में जितना पढ़ाना था वो कंप्लीट हो चुका है। जो पॉइंट्स मैंने पेंडिंग रखे हैं वो कैपिटल गेन से कनेक्टेड है मेजरली, तो वो अपने उस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको उसको लिंक करवा दूंगा। क्लियर? बस तो पीजीबीपी इसके साथ अपना पैकअप। कुछ पूछना है आपको पूरे चैप्टर में, देख लो कुछ नहीं समझ आया हो, किसी सेक्शन में कोई क्वेरी है, कुछ रिपीट करना है तो बता दो। है ऐसे कोई सेक्शन ध्यान में आ रहा हो? फोर्टी 43(6) वाला सेक्शन कौन सा है? पेज नंबर 80। हाँ, पेज नंबर 80 पे जो मैंने सेक्शन पेंडिंग रखा है वो भी कैपिटल गेन वाला ही है, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी। उसके अंदर जो टर्म यूज हो रहे हैं ना, स्लम्प सेल और ये सब जो बोला है, वो आपका सब उस चैप्टर में कवर होने वाला है। तो अभी क्या है, मैं बताने जाऊंगा तो वो सब कुछ पहले रिलेट कराना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा, वो भी पेंडिंग रखा है। बाकी और कोई पॉइंट में किसी का कोई डाउट, कुछ क्वेरी? क्लियर? कंप्लीट है। तो पीजीबीपी इसके साथ अपना पैकअप।